एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी हमारी चल रही है हिंदी व्याकरण की कक्षाएं। तो चलिए अभी हम हिंदी वर्णमाला पर देख रहे हैं। ये कक्षाएं हमारी चल रही हैं। इसके पहले जितनी भी कक्षाएं बन चुकी हैं ये संपूर्ण हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सभी कक्षाओं को एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के भी 10-10 सालों के प्रश्न पत्र मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप एक साथ उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर की आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा का श्री गणेश करते हैं और आप सभी से प्रार्थना है, नम्र निवेदन है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, निम्न में से अर्ध स्वर है यह। इसमें से यह अर्ध स्वर है। म वर्ग प वर्ग के अंतर्गत आता है। यह ओष्ठ स्पर्श कहलाता है। यह व परंपरागत शब्दावली में अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत अर्ध स्वर के अधीन परिगणित चारों व्यंजन य र ल व में से पहला व्यंजन यह विशुद्ध अर्ध स्वर है, जबकि वह जैसे इन शब्दों में वस्तुतः घोष संघर्षी है। हाँ, किसी पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ उच्चरित होकर अर्ध स्वर बन जाता है, जैसे स्वर या अनुस्वार शब्दों में वह। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। इसमें से बताना, उच्चारण स्थान बताना है। तो च का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, व का दंतोष्ठ्य होता है, द का दंत है और क का कोमल तालु होता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न के मिलान की सूची में दंतोष्ठ के स्थान पर ओष्ठ दिया है, जिसके माध्यम से सूची का मिलान करना संभव नहीं है। वह का उच्चारण दंतोष्ठ द्वारा होता है। यही कारण चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? इसमें से च छ ज झ ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। विकल्प ए की व्यंजन ध्वनियाँ तालव्य स्पर्श हैं, स्पर्शी हैं। आधुनिक पारिभाषिक शब्दावली में इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से पुकारते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुखावयव में स्थायी स्थिति, आंशिक या पूर्ण अवरोध होता है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ग घोष है, फ अल्प प्राण है, श ऊष्म है और ठ सघोष है। इसमें से स ऊष्म है, ये सुमेलित है। ग सघोष व्यंजन है, फ महाप्राण व्यंजन है, ठ अघोष व्यंजन है तथा श ऊष्म व्यंजन है। तो विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण व्यंजन भी है? तो इसमें से ह घोष तथा महाप्राण व्यंजन भी है। ह वर्ण घोष तथा महाप्राण दोनों है। यह ऊष्म व्यंजन भी है। अब श अघोष भी हैं, ऊष्म व्यंजन भी हैं, महाप्राण है और निरनुनासिक भी हैं। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण में हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती है, जबकि महाप्राण में हकार जैसी ध्वनि निकलती है। अल्प प्राण में वर्णों के उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है, महाप्राण के वर्णों में उच्चारण में अधिक श्रम करना पड़ता है, क्योंकि श्वास अधिक निकलती है। सभी स्वर वर्ण और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण एवं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। सभी स्वर अल्प वर्ण और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा यानी कि 135 इसको याद कर सकते हैं। और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, जबकि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा यानी 24 सभी ऊष्म व्यंजन यानी कि श श श महाप्राण वर्ण होते हैं। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है ख। अघोष महाप्राण व्यंजन ख है। क कंठवर्ण है, अल्प प्राण वर्ण है, अघोष है। ड मूर्धा वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है, अल्प प्राण है और घोष वर्ण है। ध दंत वर्ण है, महाप्राण है, घोष वर्ण है। थ र ल व थ लिख दिया, ये य है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है और ये अर्ध स्वर है। निम्नांकित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि है, अघोष अल्पप्राण ध्वनि है क और त।
वायु को संस्कृत में प्राण कहते हैं। इसी आधार पर कम वायु से उच्चरित ध्वनि अल्प प्राण तथा अधिक वायु से उत्पन्न ध्वनि महाप्राण कही जाती है। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। जैसे क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब, अंगा, इया, अण, न, म सभी स्वर अल्प प्राण हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ सभी ऊष्म वर्ण स, श, श और ह महाप्राण है। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष, सघोष वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। जैसे ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, ड, ढ, आड़ा, द, ध, न, ब, भ, म इत्यादि सभी स्वर वर्ण हैं। य, र, ल, व, ह घोष, सघोष वर्ण हैं। घोष या सघोष एक ही होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ण का पहला तथा दूसरा वर्ण तथा क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, श, स अघोष वर्ण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? तो झ इसमें से सघोष महाप्राण व्यंजन है। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो इसमें प, फ अघोष ध्वनि है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? च इसमें से अल्प प्राण है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं महाप्राण व्यंजन। निम्नलिखित व्यंजनों में महाप्राण है ठ वर्ण। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ण संबंधित हैं, दूसरा चौथा वर्ण। निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? इसमें से क अल्पप्राण है। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है? सी और डी यानी कि ज और ट दोनों महाप्राण ध्वनियां हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प ए माना था। विकल्प में 2 उत्तर होने के कारण संशोधित उत्तर कुंजी में चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। स के अंतर्गत आते हैं श आते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। श ह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण मुखांगों के घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है। ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ल ऊष्म व्यंजन नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से स है ऊष्म व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग का पंचमाक्षर को अनुनासिक वर्ग कहते हैं। जैसे अंगा, इया, अड़ा, न, म को अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अयोगवा हो कहा जाता है विसर्ग को। अनुस्वार अंग और विसर्ग आहा को अयोगवाह कहते हैं। ये ध्वनियाँ न तो स्वर है न ही व्यंजन, फिर भी अर्थ का वहन करती हैं। पंडित किशोरीदास वाजपेयी के शब्दों में इनकी स्वतंत्र गति नहीं होती है, इसलिए ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। वर्णों की दोनों श्रेणियों में किसी के साथ इसका जातीय योग नहीं है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो अनुस्वार इसमें से य अनुस्वार नहीं है। अंगा, अणा, अंगा, इया और अड़ा अनुस्वार ध्वनियाँ, जबकि यह अंतस्थ व्यंजन है। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई। अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर, 2 योगवाह, 33 मूल व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन तथा 4 संयुक्ताक्षर आते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने मूल व्यंजन होते हैं? तो हिंदी में 33 मूल व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं 52। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं अक्षर। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं वर्ण को। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। मात्रा स्वर को कहते हैं शब्द। जो स्वर न अग्र रेखा के समीप है न पश्च रेखा के, केंद्रीय स्वर कहलाते हैं।
आ ऐसे ही स्वर हैं। नागरी लिपि में मात्रा पद्धति है। ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह होती हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर की समरूप ग्रेफीम कही जाती है। हिंदी स्वर ध्वनियों में प्रथम 6 स्वर और उसकी मात्राएं इस प्रकार होती हैं। अ ह्रस्व अ जैसे अनार, आ दीर्घ आ जैसे काम, ई ई जैसे जिन, ई दीर्घ ई जिसे जीत कहते हैं, ऊ ह्रस्व ऊ जैसे कुल, बड़ा ऊ दीर्घ ऊ जिसे फूल। दिए गए 4 स्वर द्विस्वर कहलाते हैं, जैसे ए अ और ई से मिलके बनते हैं। ऐ अ और ए से जैसे कैसा, ओ ऊ और ऊ से जैसे गोल, औ आ और ओ से जैसे कौन। श्र एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है, तो श और र वर्णों से श्र का निर्माण हुआ है। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है जिसका निर्माण 2 व्यंजनों के योग से हुआ है। क और श से छ, त और र से त्र, ज और इया से ज्ञ और श और र से श्र। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन क्या है? क और यह है क्या। जब कोई स्वर रहित अरहित व्यंजन किसी अन्य स्वर रहित स्वर सहित व्यंजन से जुड़े तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने को दोहराते हैं, इनका पहला व्यंजन स्वर रहित, दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क च ज आदि अपने ही वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन द्वित्व होता है, जैसे पक्का, सुग्गा, पत्ता, गद्दी, लज्जा आदि। दूसरे प्रकार के संयुक्त व्यंजनों में अपने ही वर्ग का पहला वर्ण दूसरे वर्ण से और तीसरा वर्ण चौथे वर्ण से जुड़ता है, जैसे मक्खन, बग्घी, स्वच्छ, पत्थर, बुढ़ा आदि। अ ओ संयुक्त स्वर तथा ट स्वतंत्र व्यंजन है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प डी माना, जो कि गलत था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना। एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो इसमें से चाचा में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त विकल्पों में से डी में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः च वर्ग की ध्वनियाँ तालव्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं। शेष विकल्पों में ओष्ठ वर्ग की ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिखित भाषा में लिखकर विचारों को प्रकट करते हैं। जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों अथवा पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि है भ स्पर्श घोष महाप्राण तथा ओष्ठ ध्वनि है। क व्यंजन के विषय में निम्न से कौन सा सही है? तो क अल्पप्राण अघोष स्पर्शी और कंठ ध्वनि है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है, ब है द्योष्ठ है, स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है और निरनुनासिक है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट द्योष्ठ स्पर्श अल्पप्राण घोष और निरनुनासिक है। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो ये 5 आधार हैं स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। पाणिनि ने लिखा है कि आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को जानकर दूसरे को बतलाने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। प्राण वायु डर स्थल में आहत होकर मंद स्वर को उत्पन्न करता है। कभी कंठ में टकरा कर मध्यम स्वर, सिर में टकरा कर तार स्वर बनता है, वहीं मुख में आकर वर्ण बनता है। वर्णों के विभाग भी स्वर से, काल से, स्थान से, प्रयत्न से और अनुप्रदान से तय होते हैं। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो आष्टिक भाषा परिवार से संबंधित है। संथाली आष्टिक भाषा परिवार से संबंधित भाषा है, जो भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में भी बोली जाती है। इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए भाषा का भी दर्जा प्रदान किया जा चुका है। तो इस प्रश्न पत्र को, इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हमने इसके बाद शुरू होगा हिंदी व्याकरण में देवनागरी लिपि का विकास एवं इसकी विशेषताएं से।
इसे हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।